यस बेटा, हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। और इस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक कुछ पॉइंट्स रीड आउट किए थे। क्या क्या पॉइंट्स हम रीड आउट कर चुके थे, एक बार फटाफट से देख लेते हैं और फिर उसके आगे का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने इस चैप्टर के अंदर बताया था तो कि हमें इन्वेंट्री का कंट्रोलिंग क्यों करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था बेटा, होल्डिंग कॉस्ट वगैरह बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है। प्रोडक्शन ऐसा ना हो तो कि प्रोडक्शन रुक जाए हमारा। अनयूज्ड इन्वेंट्री जो है वो फालतू का स्टॉक रखा हुआ है, खराब हो जाएगा तो हमारे पैसे लग जाएंगे, तो वो चीज से बचने के लिए। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है। तो हमने पढ़ा था बेटा, ऑर्डरिंग करना, परचेज करना, गुड्स रिसीव करना, स्टोर करना, इश्यू करना, ये सब कुछ आपका इन्वेंट्री प्रोसेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। फिर इसके बाद में हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स मैंने रीड आउट करा दिए थे। देन आफ्टर उसके बाद में हमने पढ़ा था इन्वेंट्री से रिलेटेड एंट्रीज क्या होती है। जब आपको अगर मटेरियल परचेज करते हैं तो डेबिट मटेरियल अकाउंट और क्रेडिट कैश पेबल्स अकाउंट। और जब मटेरियल आप इश्यू करते हैं तो उसको हम लिखेंगे बेटा किस नाम से, डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल अगर यूज होता है तो उसको हम लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से, डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स और क्रेडिट मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट। उसी की बेसिस पे मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 डिस्कस कर चुका था। फिर उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स। इन्वेंट्री लेवल का हमें मॉनिटर करना होता है भी, तो कि हमारा कितना स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लिमिट से ज्यादा अगर स्टॉक हो जाए तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। और जब हमें इन्वेंट्री का हमें मॉनिटरिंग करना होता है तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग, मतलब कि हर टाइम पीरियड के बाद में हम स्टॉक का क्या करते हैं, फिजिकली काउंटिंग करते हैं। और एक होता है कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, रेगुलरली स्टॉक का मेंटेन रखा जाता है, जिसके अंदर हर ट्रांजेक्शन के होने के बाद में वो, ताकि इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था फ्री इन्वेंट्री। फ्री इन्वेंट्री का मतलब वो इन्वेंट्री जो हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम आगे और फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। जिसके अंदर हमने पढ़ा था फॉर्मूला, मटेरियल इन्वेंट्री, जो मटेरियल रखा हुआ है इन्वेंट्री के अंदर, एड मटेरियल इन ऑर्डर फ्रॉम सप्लायर्स। सप्लायर से जो आपको मिला था वो लेस मटेरियल रिक्विजिशन बट नॉट येट इशूड। जो मटेरियल हमने अभी तक इशू नहीं किया है, रिक्विजिशन आ चुकी है, मतलब कि वो बुक हो चुका है, वो माइनस कर देंगे तो हमारा क्या जाता है, फ्री इन्वेंट्री बैलेंसेस। इसी के बाद में फिर हमने रीड आउट किया था सेकंड टॉपिक, कंट्रोल लेवल, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था रीऑर्डर लेवल, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। सेकंड, मिनिमम लेवल, कम से कम हमें इतना स्टॉक मेंटेन करके रखना है, जिसका फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेस इनटू एवरेज लीड टाइम। मैक्सिमम लेवल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, वो ऑर्गेनाइजेशन का वो लेवल, उससे बियॉन्ड आपका स्टॉक नहीं जाना चाहिए, जिसका फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम। देन इसके बाद में फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक रीड आउट किया था एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला पड़ा था मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। और उसी के बेसिस पे एक्टिविटी नंबर 2 हमने डिस्कस किया। मुझे बताइए यहाँ तक कि मैं नीरव, कोई भी डाउट है क्या बेटा? नो सर। समझ में आ गया है यहाँ तक का अच्छे से? यस सर। चलिए, इसी के बाद में फिर हम आगे आते हैं। इसके बाद में क्या दिया है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है, हमें अगर ऑर्डर्स की परचेजिंग कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है तो सर वो कैसे निकाली जाएगी। परचेजिंग कॉस्ट, मान लो मैंने एक यूनिट को कितने में परचेज करा और मेरे प्रोडक्ट की एनुअल डिमांड कितनी है। भाई सपोज मान लो मेरे प्रोडक्ट की एनुअल डिमांड है 10,000 यूनिट्स। प्रोडक्ट की एनुअल डिमांड है 10,000 यूनिट्स, और एक यूनिट आती है मान लो 20 रुपीज की। तो 10,000 × 20 तो कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो मेरी क्या हो जाएगी, परचेजिंग कॉस्ट। इज इट क्लियर? तो परचेजिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अनअफेक्टेड बाय द इन्वेंट्री पॉलिसी अनलेस बल्क डिस्काउंट आर अवेलेबल। इससे इन्वेंट्री पॉलिसी से परचेजिंग कॉस्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है जब तक कि बल्क में डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। भाई तो क्या आप अगर इतनी क्वांटिटी परचेस करेंगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, वो चीज नहीं आती तब तक आपके इन्वेंट्री की परचेजिंग कॉस्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। कैसे निकाला जाएगा परचेज कॉस्ट, परचेज प्राइस इंटू एनुअल डिमांड। क्लियर बेटा? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब हमें कितने ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा, सिंपल सा पॉइंट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना हमें। तो भाई हमें साल में कितना ऑर्डर्स देने पड़ते हैं। भाई मान लो सपोज मेरी 10,000 यूनिट्स की डिमांड है, एनुअल डिमांड। मेरी 10,000 यूनिट्स की डिमांड है और एक बार में मैं जो ऑर्डर देता हूँ
वो ऑर्डर देता हूँ मान लो 2500 यूनिट्स का, तो कितने ऑर्डर्स लगाने पड़ेंगे मुझे? 4 ऑर्डर्स लगाने पड़ेंगे क्या बेटा? यस सर, 4 ऑर्डर। और एक ऑर्डर में कॉस्ट कितना बैठता है? मान लो एक ऑर्डर में मेरा कॉस्ट बैठता है 200, तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा क्या मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट? यस सर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या लिखा है? फिर फिक्स्ड अमाउंट पर ऑर्डर इज चार्ज। अगर फिक्स्ड अमाउंट आप चार्ज करते हैं, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी अफेक्टेड बाय द इन्वेंटरी पॉलिसी, दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड। इफ एन अमाउंट पर यूनिट इज चार्ज, अगर अमाउंट पर यूनिट अगर चार्ज किया जाता है, द कॉस्ट विल बी फिक्स्ड पर एनम। तो कॉस्ट क्या होगी? पर एनम फिक्स्ड होगी, सिंस इट ओनली डिपेंड्स ऑन द परचेज लेवल। मतलब सिंपल सी बात है, आप उसमें कंफ्यूजन मत होइए। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा? अगर आपकी इन्वेंटरी पॉलिसी में चेंजेस होते हैं तो आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट में भी वेरिएशंस आते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी हमारी? कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर को लगाने में कितना कॉस्ट बढ़ता है इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। इज इट क्लियर? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाले जाएंगे बेटा? क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है? डी अपॉन क्यू। डी का मतलब एनुअल डिमांड और एनुअल डिमांड। क्वांटिटी पर ऑर्डर। आप एक ऑर्डर, एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर करते हैं, एक बार में वन टाइम में आप कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, वो ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डर। तो डी अपॉन क्यू हम बोल दें तो वो क्या आ जाएगा आपका? नंबर ऑफ ऑर्डर्स और एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना बैठता है, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट। इज इट क्लियर? फर्स्ट वन हो यस सर। गया परचेसिंग कॉस्ट, सेकंड वन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। नाउ थर्ड पॉइंट इज होल्डिंग कॉस्ट। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कौन सा? होल्डिंग कॉस्ट। सर होल्डिंग कॉस्ट क्या होगा? होल्डिंग कॉस्ट का मतलब आपको उस प्रोडक्ट को होल्ड करने का, वेयर हाउसेज में रखने का खर्चा कितना बैठता है। जैसे कई प्रोडक्ट्स हैं बेटा, आपको स्टोरेज करके रखना है तो उसमें खर्चा बैठेगा नहीं बैठेगा? फॉर यस सर। एग्जाम्पल बात करूँ, आइसक्रीम। सपोज आइसक्रीम की हम बात करें, अगर आइसक्रीम है, आप अगर आइसक्रीम का बिजनेस करेंगे, आइसक्रीम को अगर आप स्टोर करके रखते हैं तो आइसक्रीम को स्टोर करने का क्या होगा? आपका एक्सपेंसेस बैठेगा क्या? यस सर। तो वो चीज हमारा क्या होगा? होल्डिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट का मीनिंग क्या लिखा हुआ है? विल कंसिस्ट ऑफ सम कॉस्ट विच आर फिक्स्ड पर एनम। कुछ कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड है पर एनम, दैट इज वेयर हाउसेस रेंटल, जैसे वेयर हाउस का रेंट वगैरह जाता है, एंड देयरफॉर इररिलेवेंट टू इन्वेंटरी पॉलिसी, एंड दोज व्हिच वेरी विद द नंबर ऑफ यूनिट्स। भी कुछ खर्चे तो ऐसे होते हैं जो फिक्स होते ही होते हैं, जिसका आपका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन्वेंटरी पॉलिसी से। सपोज आपने जैसे गोडाउन ले रखा है, अब गोडाउन का जो रेंट है वो तो फिक्स रहेगा नहीं रहेगा बेटा? यस आप सर। चीज को रखें या ना रखें, लेकिन आप मान लो सपोज फ्रीजर्स वगैरह है, तो फ्रीजर वगैरह को तो आप कब चालू रखेंगे? जब आइसक्रीम रखोगे तभी चालू रखोगे क्या बेटा? अगर आपने यस सर। आइसक्रीम नहीं रखी हुई है तो फिर क्या फ्रीजर्स को चालू रख करके रखोगे क्या? खाली फ्रीजर तो नहीं चलाएंगे हम। यस सर। तो कुछ पार्ट तो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, और कुछ पार्ट्स क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड इन द इन्वेंटरी, एंड दस आर रेलेवेंट टू एनी डिसीजन पर यूनिट इंश्योरेंस कॉस्ट। उसी अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं? पर यूनिट इंश्योरेंस कॉस्ट भाई कितनी यूनिट्स आपके पास है। होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन यूनिट फॉर वन ईयर। एक यूनिट को एक साल तक होल्ड करने का कितना खर्चा बैठता है, इनटू एवरेज इन्वेंट्री थ्रू आउट द ईयर। और आपका एवरेज कितना इन्वेंट्री रहता है? क्या फॉर्मूला लिख बोल रहा हूँ मैं होल्डिंग कॉस्ट निकालने का? कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन यूनिट फॉर वन ईयर। आप यूनिट को, एक यूनिट को होल्ड करते हैं एक यूनिट को एक साल तक, तो कितना खर्चा बैठता है इनटू एवरेज इन्वेंट्री थ्रू आउट द ईयर। एवरेज आपकी इन्वेंट्री कितनी रहती है पूरे साल भर, उससे हमारा क्या निकल जाएगा? होल्डिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर यूनिट और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है ऊपर भी अपन पढ़ चुके हैं। ऊपर पढ़ा था बेटा अपन ने, यही फॉर्मूला था क्या एवरेज इन्वेंट्री निकालने का? मिनिमम इन्वेंट्री प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो वही चीज बताया, यस सर। हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी की मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी अपॉन टू प्लस मिनिमम इन्वेंट्री। इज इट क्लियर? यस सर। इसी के बाद में ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। मैंने अभी तक कौन कौन सी कॉस्ट निकालना बता दिया? परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और थर्ड होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग, हम उसको कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। ये तीन पॉइंट्स हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। सर अब उसी के बाद में अगर हमें क्या करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल अगर फाइंड आउट करना है भाई, हमने ये तो पढ़ लिया। सर हमें ऑर्डर देना है, रीऑर्डर लेवल हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हमें कौन से लेवल पर हमें ऑर्डर देना है? जैसे ही आपकी 5000 यूनिट्स बचे, तब आपको क्या करना है? ऑर्डर देना है। लेकिन कितनी यूनिट्स का ऑर्डर देना है? हाउ मच यूनिट्स टू बी ऑर्डर? कितनी यूनिट्स हमें ऑर्डर करनी है, वो चीज हमारा किससे डिसाइड होता है बेटा? ईओक्यू।
वो क्या कहलाता है? ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आपकी कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर दिया जाए तो कि वो हमारे लिए इकोनॉमिकल रहे। सर हमेशा ऐसा नहीं है, तो कि सर जितनी ज्यादा यूनिट्स का आप ऑर्डर दोगे उतना ही बेटर रहेगा। कई बार ज्यादा यूनिट्स का ऑर्डर देना भी आपके लिए हार्मफुल हो जाता है, होता है नहीं? आप घर में अभी अगर जैसे मान लो आइसक्रीम लेकर के आनी है, तो क्या आप पूरे 6 महीने के लिए आइसक्रीम घर में एक साथ ला करके रखते हो क्या बेटा? नो सर। नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि सर अगर एक लिमिट से ज्यादा आइसक्रीम लेकर के आ जाएंगे, सस्ती तो मिली, लेकिन मान लो अगर लाइट चली गई, 6 घंटे के लिए अगर लाइट चली गई, कभी पावर बैकअप नहीं रहा, तो पूरी आइसक्रीम मेल्ट होकर के खराब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यस सर। तो हमें वो एक लेवल फाइंड आउट करना होता है, उस लेवल को हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा हुआ है सर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला, अंडर रूट 2 सीओ इंटू डी। सीओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट। सीओ का मतलब क्या है बेटा? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट। का मतलब क्या है? एनुअल डिमांड। आपकी साल भर की डिमांड कितनी रहती है। और सी एच का मतलब क्या था? होल्डिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट। पर यूनिट। आगे बात समझ में? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ईओपी निकालने का? 2 सीओडी इंटू सी एच अपॉन सी एच, और इसका पूरा अंडर रूट होगा। आगे बात समझ में आता है बेटा ईओपी का? यस सर। तो इसी के बेसिस पर हमारा ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ कंपनी परचेज मटेरियल विद द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ $32। कंपनी ने क्या करा? मटेरियल परचेज करा जिसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बैठता है? $32। तो सीओ दे दिया बेटा आपको कितना है? $32। आगे बोला हमें एनुअल डिमांड फॉर द मटेरियल इज 25,000 यूनिट्स, और आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है? 25,000 यूनिट्स। एंड द एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इज $6.40, और होल्डिंग कॉस्ट बता दिया आपका कितना है? 6.40 पर यूनिट। यही दिया हुआ है क्या? यस सर। आपकी पूछा क्या है? व्हाट इज द ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या रहेगा? तो हमें ईओक्यू निकालना है, तो देखिए कैलकुलेट करो बेटा कितना आ रहा है। फॉर्मूला पुट करके और वैल्यू सॉल्व करो, देखिए कितना आ रहा है। आगे बेटा आंसर कितना आ रहा है? सर 2.529 समथिंग आ रहा है कुछ। नहीं, आपने सही ढंग से नहीं किया है। फॉर्मूला क्या बोला है बेटा मैंने? 2 इंटू CO इंटू D। तो 2, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इंटू CO। CO कितना है? 32। 32। D 25,000 अपॉन 6.40। पहले बॉड मास का रूल लगेगा, पहले अंदर की फिगर्स को सॉल्व करिए, फिर स्क्वायर रूट करिए बेटा। अब करो वापस से। 2 इंटू 32 64, 24 इंटू 24,000 25,000 16। अपॉन 6.40। हाँ यस सर। आ गया 500 यूनिट्स। यस सर। ये मेरा क्या हो गया? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? यस सर। तो अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया बेटा आपको आज के लेक्चर में? ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना बता दिया है, परचेजिंग कॉस्ट निकालना बता दिया, होल्डिंग कॉस्ट फाइंड आउट करना बता दिया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करना बता दिया। फिर उसी के बाद में हम अगर बात करें, अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो वो निकल जाएगी क्या बेटा? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट।
अगर मुझे प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालनी है, सर मैंने ये 1 लाख यूनिट्स अगर परचेज करी टोटल ओवरऑल पूरे फुल ईयर में, तो उसका कितना खर्चा बटा, तो तीनों कॉस्ट को ऐड कर दूंगा क्या बेटा? यस सर। कौन कौन सी कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर ये पीडी क्या हो गया, परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, और ये कौन सी हो गई, होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट। आगे बात, फॉर्मूला हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब बता चुका हूँ, परचेज कॉस्ट का मतलब बता चुका हूँ, केयरिंग कॉस्ट का मतलब बता चुका हूँ। आगे बात समझ में आता है बेटा? यस सर। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। उन्होंने ईओक्यू मॉडल के अंदर एक अजम्पशंस लिए हैं, अजम्पशंस ये आपको याद होने चाहिए, क्या क्या अजम्पशंस है। फर्स्ट अजम्पशन दे हैव टेकन दैट इज डिमांड इज कांस्टेंट, तो कि पूरे साल भर डिमांड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, बार बार में फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं। सेकंड उन्होंने बोला डिलीवरी इज इंस्टेंटेनियस और लीड टाइम इज कांस्टेंट, मतलब डिलीवरी वगैरह जो है, जो डिलीवरी की जाती है, ये लीड टाइम मतलब उसको आने में जो टाइम लगता है वो एक जैसा रहता है, बार बार में चेंज नहीं होता, कभी तो 7 डेज में आ जाता है, कभी 10 डेज में आता है। हमने यहाँ पर ये अजम्पशन ली तो कि डिलीवरी टाइम एक जैसा रहता है, मतलब अगर आज इस बार 7 डेज में आया तो नेक्स्ट बार भी 7 डेज में आएगा, अगली बार भी 7 डेज में ही आएगा, चेंज नहीं होता है। परचेज कॉस्ट आर कांस्टेंट, नो डिस्काउंट, परचेज कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसमें चेंज नहीं होता है। ये 3 assumptions हमने ली है, ईओक्यू मॉडल को अप्लाई करते थे। क्लियर? यस सर। अब इसी के बेसिस पे एक्टिविटी नंबर 3 दे रखी है बेटा आपको। एक्टिविटी नंबर 3 के अंदर क्या बोला है, सबसे पहले तो डिमांड बता दिया आपकी 150 यूनिट्स पर मंथ, तो आपकी एनुअल डिमांड निकल जाएगी क्या, 150 यूनिट्स पर मंथ है तो इंटू 12 कर देंगे क्या बेटा, यस सर। तो 150 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 1800 यूनिट्स। यस सर। कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है आपको, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखा है, और होल्डिंग कॉस्ट कितना बोला है बेटा, 18% पर ईयर ऑफ द इन्वेंट्री वैल्यू। इन्वेंट्री वैल्यू कितनी, 25, तो 25 का 18% निकल जाएगा क्या, होल्डिंग कॉस्ट। 25 का 18% सॉल्व करो कितना हो रहा है, 4.5। 4.5। तो आपका बेटा होल्डिंग कॉस्ट भी आ गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आ गया, डिमांड भी दे रखा है, और परचेजिंग कॉस्ट भी दे रखा है, हमें परचेजिंग कॉस्ट निकल जाएगा बेटा डिमांड से। आपसे सबसे पहली चीज पूछा है व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, फॉर्मूला लगा देंगे क्या, 2 into CO into D/CH, तो 2 into CO कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 25, सॉरी 32, इंटू डिमांड कितनी है बेटा, एनुअल डिमांड 1800 यूनिट्स, अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ रही है 4.5, 4.5। और इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे क्या, करो देखें कितना हो रहा है, 160 सर। आगे समझ में। यस सर। अब इसी के बाद में सेकंड पॉइंट बोला है बेटा उन्होंने, व्हाट आर द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस ऑर्डर क्वांटिटी, अगर मैं 160 यूनिट्स का अगर ऑर्डर देता हूं तो उस अकॉर्डिंगली टोटल कॉस्ट कितनी बैठेगी। तो सबसे पहली चीज मुझे वही तीनों चीजें निकालनी होगी क्या, परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग परचेजिंग कॉस्ट तो डायरेक्टली निकल जाएगी भाई, मुझे कितनी यूनिट्स परचेज करनी है टोटल 1800 यूनिट्स, और एक यूनिट का रेट कितना दे रखा है 25। 25। फिर उसके अलावा मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने पड़ेंगे क्या बेटा, मुझे भाई साल में कितने ऑर्डर्स दूंगा मैं। यस सर। अच्छा ये अब एक सेकंड रुकना, बेटा मुझे कैलकुलेट, यहाँ पर हमारा ये 2 into 1800 और 4.5 116,
ऑर्डरिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल जाएंगे क्या बेटा? मेरी डिमांड टोटल कितनी है? 1800 यूनिट्स की। और एक बार में मैं ऑर्डर कितनी यूनिट्स का दूंगा? 160 यूनिट्स का ऑर्डर दूंगा क्या बेटा? यस सर। तो 1800 अपॉन 160, कितने ऑर्डर्स हो गए? 11.25 ऑर्डर्स हो गए क्या? यस सर। और एक ऑर्डर पे खर्चा कितना बैठता है मेरा? 32। यस सर। मेरी होल्डिंग वो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल जाएगी क्या? 360। परचेजिंग कॉस्ट आ जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी, इसी तरह से फिर क्या निकाल देंगे? होल्डिंग कॉस्ट। तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी क्या बेटा? यस सर। समझ में आ गया है या मैं कराऊं? सर आ गया समझ में, एक बार फॉर्मूला जब थोड़ा ध्यान हो जाए फिर। हाँ, फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब फिर इसी के अंदर थर्ड पॉइंट के अंदर उन्होंने बोला है व्हाट आर द होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब इस क्वेश्चन को फिर वापस से सॉल्व करना है। आपको होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट निकालना है फॉर द ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ 200 यूनिट्स। अगर मैं ऑर्डर देता हूँ कितनी यूनिट्स का? 200 यूनिट्स का। तो 200 यूनिट्स का अगर मैं ऑर्डर दूंगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? यस सर। मेरी टोटल डिमांड कितनी है मेरी? 1800 यूनिट्स की। 1800 यूनिट्स की। 1800 यूनिट्स अपॉन 200, तो 9 ऑर्डर्स जाएंगे क्या फिर बेटा? और एक ऑर्डर का 9 ऑर्डर इंटू एक ऑर्डर का कितना खर्चा बैठता है? 32। तो उससे ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल जाएगी। उसी तरह यस से सर। क्या निकल जाएगी? होल्डिंग कॉस्ट। फिर उसी क्वेश्चन को फिर वापस से सॉल्व करना है। अगर मैं क्या करता हूँ 600 यूनिट्स का ऑर्डर देता हूँ तो फिर वही नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाले, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर होल्डिंग कॉस्ट। फिर 1000 यूनिट्स का देता हूँ तो कितने ऑर्डर्स लगेंगे? फिर भी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। इज इट क्लियर? यस सर। यहाँ तक की बात भी हो रही है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज पढ़ लिया है बेटा इसके अंदर? मैंने आपको आज के लेक्चर में अभी तक क्या क्या समझा दिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑर्डरिंग वो परचेजिंग कॉस्ट निकालना बता दिया, परचेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद में मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना सिखा दिया है। फिर उसके बाद होल्डिंग कॉस्ट फाइंड आउट करना। फिर उसके बाद में टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होती है वो। और फिर उसके बाद में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो हमारी कैसे निकलती ईओक्यू लेवल। ये सब कुछ हमने फाइंड आउट करना सीख लिया है। 5 टॉपिक्स मैंने बता दिए। समझ गए यहाँ तक का बेटा? यस सर। फिर इसी के बाद में फिर हमारा दिया है नेक्स्ट टॉपिक, बल्क डिस्काउंट। बल्क डिस्काउंट के अंदर क्या होता है? भी अगर मान लो मुझे मेरा जो सप्लायर है उन्होंने बोला तो कि सर आप अगर नॉर्मल में 50 यूनिट्स परचेज करते हो, अगर आप 100 यूनिट्स परचेज करोगे तो हम आपको 3% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वहां पर आता है ना क्वांटिटी पर वो ऑफर, इफ यू बाय 2 or more items then 5% डिस्काउंट विल बी ऑटो अप्लाइड। यस सर। तो वैसे ही यहाँ पर भी बल्क डिस्काउंट, अगर आप बल्क में क्वांटिटी परचेज करेंगे तो हम आपको क्या देंगे? डिस्काउंट देंगे। तो जब अगर बल्क में डिस्काउंट मिलेगा तो बेटा परचेजिंग कॉस्ट पर भी इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा उसका? यस सर। समझ में आ रही है बात? उसी बेसिस पे यहाँ पर क्या दे रखा है हमारा? इलस्ट्रेशन नंबर 3 दे रखा है। एनुअल डिमांड दे रखी है इन्वेंट्री की कितनी? 45 यूनिट्स। आइटम की कॉस्ट है 200 यूनिट्स पर आइटम। होल्डिंग कॉस्ट बता दी 1 ईयर की कितनी? 15% ऑफ द यूनिट कॉस्ट। और ऑर्डरिंग कॉस्ट बता दें कितना? 300 पर ऑर्डर। सप्लायर ने क्या किया? 3% डिस्काउंट फॉर ऑर्डर्स ऑफ 60 यूनिट्स और मोर। अगर आप 60 यूनिट या उससे ज्यादा अगर ऑर्डर देते हो तो हम क्या देंगे? 3% डिस्काउंट देंगे। तो आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है? 3 बार सॉल्व करना। पहले तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नॉर्मल लेवल पर निकाली उसने, भाई कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है तो कैसे निकलता। उस बेसिस पे उसने होल्डिंग कॉस्ट निकाली, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाली और परचेजिंग कॉस्ट, तीनों कॉस्ट को निकाल दिया। फिर उसी क्वेश्चन को फिर वापस से सॉल्व करा। अगर हम क्या करते हैं 60 यूनिट्स का ऑर्डर थे तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? 3%। तो 9000 का 97%, वही होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकाला उसने। फिर वापस से उसने क्वेश्चन को सॉल्व करा। कब?
अगर हम डिस्काउंट देते हैं कि वो कितनी यूनिट्स का ऑर्डर देते हैं, 90 यूनिट्स और मोर का, तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? फिर 5% डिस्काउंट। तो 90 यूनिट्स का ऑर्डर दिया, तो फिर वापस से उसको सॉल्व किया उस अकॉर्डिंगली, 90 यूनिट से ज्यादा के उस पर 9000 टू 95%। आई बात समझ में? यस सर। पर इसमें तो सर अजम्पशन गलत हो जाएगी ना, फिर परचेजिंग कॉस्ट अगर चेंज हो रही है। तो उसमें लिखा हुआ था ना अनटिल अनलेस, अजम्पशन गलत नहीं हो रही है, वहां पर मैंने ये भी लिखा हुआ था। तो कि एक सेकंड बताता हूँ मैं आपको। परचेज कॉस्ट आर कांस्टेंट, नो डिस्काउंट। भाई नॉर्मल अगर डिस्काउंट वगैरह नहीं रहता है, अगर डिस्काउंट वगैरह वो कब मिलेगा? बल्क क्वांटिटी में। वो यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं, अजम्पशन गलत नहीं है। भाई नॉर्मली परचेज कॉस्ट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया जाता एक नॉर्मल लेवल तक। अगर आप एक बल्क क्वांटिटी में परचेस करेंगे तो फिर डिस्काउंट मिलेगा। तो वो चीज तो आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है भाई, कुछ वे में चेंज भी हो सकता है assumption इसका। ओके सर। तो इस इलस्ट्रेशन नंबर 3 को आप एक बार करके देखिएगा नीरव, नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा। एक बार आप इसको सॉल्व करके देखना, नहीं आता है तो फिर मैं बता दूंगा इसको। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। और इसी के बेसिस पे ही हमारा फिर एक्टिविटी नंबर 4 दे रखा है आपको, वही लेवल फाइंड आउट करना है, कौन से लेवल पे मैं ऑर्डर करूँ। 150 यूनिट्स का ऑर्डर करूं, 300 यूनिट्स का ऑर्डर करूं, या 800 यूनिट्स का, आपको ये बताना है कितनी यूनिट्स का मुझे ऑर्डर करना चाहिए। तो वही तीनों लेवल पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? यहां तक का आज आपको कंप्लीट करना है, एक्टिविटी नंबर 4 तक। यस सर। यहाँ तक का आज आप कंप्लीट करिए। इसके आगे का फिर हम कल डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी वो क्या होता है, वो मैं कल डिस्कस करूंगा। और फिर इसके आगे फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह, फीफो मेथड, लीफो मेथड और वो सब कुछ हम कल रीड आउट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हार्डली 1 या 2 लेक्चर का, शायद कल कल वाले लेक्चर में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और कल वाले लेक्चर में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा? ओके सर। सर मैं पूछ रहा था, इस चैप्टर में से मेनली फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन बनता है ना? बिल्कुल यस बेटा, बिल्कुल फार्मूला बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं सब। आपका फॉर्मूला परफेक्शन होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है चैप्टर के अंदर। ओके सर। थैंक यू तो सर। यहाँ तक का समझ में आ रहा है मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ नीरव? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा? यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक का आप कंप्लीट करें, बाकी का कल करते हैं और सेम टाइम। ओके बेटा।